हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस पी और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मेंस एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसमें आरबीआई सर्कुलर्स पूछे जाएंगे। आरबीआई सर्कुलर्स एक टॉपिक दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ये पढ़कर जाना है। अब आरबीआई सर्कुलर्स को आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी लेंथी होते हैं, 3-4 पैराग्राफ में भी हो सकते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज इसकी होती है, काफ़ी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इसमें यूज़ की होती है, जिन्हें समझने में थोड़ा समय लग सकता है। अब आप अगर अपना मैक्सिमम टाइम आरबीआई सर्कुलर्स में दे देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, पिछले 5-6 महीनों की जित आरबीआई सर्कुलर्स हैं उन्हें सिंपल तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिपेयर किया है। जितनी ज़रूरत उतना ही आपको पढ़ना है। आरबीआई सर्कुलर्स में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं केवल वही इंक्लूड किए गए हैं और साथ में एमसीक्यूज भी अटैच किए हैं। कोई आरबीआई सर्कुलर है उसको सिंप्लीफाई किया है, फिर उसके साथ एमसीक्यू भी अटैच कर दिए हैं, ताकि आपका आरबीआई सर्कुलर अच्छे से तैयार हो जाए। तो इससे आपका समय बच जाएगा। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा कोर्स इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, आपको अलग से बाय करने की नीड नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया हुआ है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। और यदि आप बैंक के साथ साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इस कोर्स में पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सब कुछ एक ही कोर्स से मिल रहा है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अब पूरे साल पर जो भी आप एग्जाम देंगे, केवल आपका यही कोर्स चलता रहेगा, बार बार आपको बाय करने की नीड नहीं रहेगी। करंट अफेयर्स इसमें अपडेट होते रहेंगे। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल हैंडलूम डे 2025? ऑप्शंस हैं क्राफ्टिंग द फ्यूचर, थ्रेड्स ऑफ ट्रेडिशन, हैंडलूम्स फॉर हेरिटेज, या फिर वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे ये यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड डे है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इंटरनेशनल यूथ डे का थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड बियॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, नेशनल यूथ डे जिसे हम विवेकानंद जयंती भी कहते हैं, ये भारत में मनाई जाती है। ये भी 12 तारीख को ही मनाई जाती है, लेकिन मंथ अलग होता है।
तो नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जनवरी को, और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्वामी विवेकानंद आप जानते ही हैं, है ना। और 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। पहली बार 1985 में मनाया गया था। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट, विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड? ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नेस्ले। तो आप ये देख सकते हैं टॉप 10 कंपनीज। अच्छा, याद रखिए नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर लेज है। देखिए, ब्रांड फाइनेंस की फूड एंड ड्रिंक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टॉप 100 फूड ब्रांड्स जो वर्ल्ड में है उनको लिस्ट किया गया है। नेस्ले वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड है। लगातार 10वें साल इसकी ब्रांड वैल्यू 19.97 बिलियन यूएस डॉलर की है। दूसरे नंबर पर आता है लेज। तीसरे नंबर पर चाइनीज डेयरी जायंट यीली आता है, ब्रांड वैल्यू इसकी 11.2 बिलियन यूएस डॉलर की है, तीसरे नंबर पर है, और ये वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड भी है। भारत की ओर से बात करें तो अमूल, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू 4.1 बिलियन यूएस डॉलर है, और ये 14वें नंबर पर है, 14th पोजीशन पर है। अगर हम ब्रांड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड है ग्लोबली। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स? वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। तो आप देख सकते हैं रैंकिंग पहले पर चाइना है, फिर बांग्लादेश, फिर वियतनाम, फिर टर्की, फिर इंडिया 5वें नंबर पर। तो वो अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें, टेक्सटाइल निर्यात की बात करें, तो चाइना इसमें टॉप पर है, और 300 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली ये जो है एक्सपोर्ट करता है, मतलब इतने वैल्यू के जो टेक्सटाइल है। बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है, और उसके बाद फिर वियतनाम आता है, फिर टर्की आता है। भारत की बात करें तो हम 5th पोजीशन पर हैं। 37 बिलियन यूएस डॉलर हम बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, और सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, सिंथेटिक फैब्रिक, सब कुछ। विच पोर्ट रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज इंडियाज लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर इन फिजिकल ईयर 2024-25? किस बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे बड़े कार्गो हैंडलर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, माफ कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन ए, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो याद रखिएगा, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन ए। तो इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है इसमें प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है। अगर हम फाइनेंशियल 2024-25 की बात करें, जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें कार्गो हैंडलिंग की बात करें, ये भी बड़ा है, 855 मिलियन टन पहुंच गया 2024-25 में, जबकि 2023-24 में 819 मिलियन टन था। तो एनुअल ग्रोथ देखें तो 4.3% की रही है। उड़ीसा का जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इंडिया का लार्जेस्ट कार्गो हैंडलर है, 13.14 मिलियन टन कार्गो ये हैंडल करता है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात, ये दूसरे नंबर पर है, 12.03 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग के साथ। और की पोर्ट्स की बात करें हम तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी है गोवा में। तमिलनाडु में ही 3 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई और कामराजर और वीओ चिदम्बरम, ये सभी मेजर पोर्ट्स हैं। What is the new average minimum balance requirement for ICICI Bank savings accounts in metro and urban areas opened after August 1st? मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में ICICI बैंक बचत खातों के लिए आवश्यक नई औसत न्यूनतम शेष राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 50,000 रुपीज। देखिए, ICICI बैंक ने जो एवरेज मिनिमम बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट्स में होना चाहिए वो लिमिट बढ़ा दी है। पहले 10,000 थी, अब 50,000, यानी कि मिनिमम जो बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए वो 50,000 होना ही चाहिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी लगेगी। और ये उन अकाउंट्स के लिए जिन्होंने 1 अगस्त के बाद अपने सेविंग अकाउंट्स ओपन किए हैं। अगर हम सेमी अर्बन लोकेशंस की बात करें तो वहाँ पर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 25,000 है, रूरल लोकेशंस की बात करें तो 10,000 है। और अगर आप नहीं मेंटेन रखते हैं तो 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी मिनिमम, या फिर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसका 6%, जो उसके बीच का जो गैप है उसका 6%। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, रुद्राष्ट्र। तो इंडियन रेलवेज ने
कंट्री की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट किया है। ये इनिशिएटिव लिया गया ईस्ट सेंट्रल रेलवे के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन द्वारा, और इसने सक्सेसफुली रुद्राष्ट्र, जो कि भारत की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है, इसको जो है रन किया। 6 MT बॉक्स एंड ब्रेक्स इसमें रहे हैं, और गचबाजार स्टेशन से DDU डिवीजन तक ये गया है। 4.5 किलोमीटर लॉन्ग ये ट्रेन है। टिल डेट ये लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है इंडियन रेलवेज की। 7 इंजन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। In which event did Rishabh Yadav win India's first individual medal at the World Games 2025? विश्व खेल 2025 में ऋषभ यादव ने किस स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मेंस कंपाउंड आर्चरी। तो वर्ल्ड गेम्स 2025 की बात करें तो ऋषभ यादव, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता है जो वर्ल्ड गेम्स 2025 में, जो चेंगडू चाइना में हुए हैं, और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता मेंस कंपाउंड आर्चरी इवेंट में। वर्ल्ड गेम्स के बारे में आपको बता दूं, ये हर 4 साल में होते हैं। 1981 से ही होते आ रहे हैं। इसमें वो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जिन्हें ओलंपिक में जगह नहीं दी गई है। तो भारत स्टार्टिंग से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और अब तक केवल 5 ही मेडल जीता है। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। इकलौता गोल्ड मेडल हमने 2013 में जीता था, जब आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में जीता था। वेयर इन इंडिया वॉज द WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप हेल्ड? भारत में WHO हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गाजियाबाद। तो भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप को होस्ट किया है गाजियाबाद में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा WHO के साथ मिलकर, और फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी ने भी इसमें सपोर्ट अपना दिया है। What is the revised GDP growth projection for India in calendar year 2025 by Goldman Sachs? गोल्डमैन सैक्स द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6.5%। तो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया का जो रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए वो 6.5% बताया है, और कैलेंडर 2026 के लिए 6.4% बताया है। कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर में अंतर होता है। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर की बात करें तो भारत की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर क्या हो गया? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बाकी हम जानते हैं कि RBI ने इस बार रेपो रेट को अनचेंज रखा है, और जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल ईयर के लिए वो 6.5% रखा है। CPI इन्फ्लेशन को 3.7% से घटाकर 3.1% कर दिया है 25-26 के लिए। Which Indian PSU developed the mechanical minefield marking equipment Mark II? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क II विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML। इंडियन आर्मी ने मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क II को इंडक्ट कर लिया है। इसे डेवलप किया गया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के साथ मिलकर। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा, और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है BEML के द्वारा। और इसको डेजर्ट्स, सेमी डेजर्ट्स, प्लेन टेरेन्स, इन सब में ऑपरेट कर सकते हैं। What is the proposed new base year for GDP and IIP? GDP और IIP के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2022-23। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जल्द ही जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका नया बेस ईयर जारी करने वाला है। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि GDP और IIP के लिए बेस ईयर 2022-23 रहेगा। CPI के लिए जो बेस ईयर है वो 2024 रहने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें तो GDP और IIP के लिए बेस ईयर 2011-12 है, वहीं CPI के लिए बेस ईयर 2012 है। ISO 20022 is a global standard for what? ISO 20022 निम्नलिखित में से एक वैश्विक मानक है फॉर फाइनेंशियल मैसेजिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंक्स को कहा है कि आप स्विफ्ट ISO 20022 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप
टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हो सकता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आपको डिफिकल्टी देखने के लिए मिले या फिर फेलियर देखने के लिए मिले। ISO 20022 एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए। जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं ना, मान लीजिए कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई पैसा भेज रहा है तो एक कोड वर्ड होता है जिससे पता चलता है कि हाँ सही जगह पर पैसा गया है और सही आदमी द्वारा भेजा गया है। तो स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये एक तरह का बीच में एक नेटवर्क होता है जिसके जरिए ये सब ट्रांजेक्शन होते हैं। इसी के द्वारा जो कोड्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से पेमेंट्स होंगी। ठीक है, तो स्विफ्ट ने ये अडोप्ट किया है ISO 20022 पेमेंट्स के लिए। ठीक है, तो काफ़ी मोर स्ट्रक्चर्ड है और सेफ्टी भी इसमें रहेगी। फ्रॉड को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। और नवंबर 2025 तक, नवंबर 2025 के बाद जो ओल्ड सिस्टम है वो बंद हो जाएगा और नया सिस्टम ये चलेगा। विच बैंक हैज लॉन्च द सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, खास करके जो हाई वैल्यू कस्टमर्स जिनके पास खूब पैसा है उनके लिए, और इंडिया का जो एफ्लुएंट सेगमेंट है उनके लिए लाया गया है ये। रिलेशनशिप वैल्यू 75 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है 1 करोड़ से ज़्यादा वाले। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। हु ब्रोकर्ड द पीस एग्रीमेंट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता किसने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डोनाल्ड ट्रंप। अजरबैजान और आर्मेनिया ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसको ब्रोकर्ड किया गया है और अब इन दोनों देशों के बीच में ऐसा कहा जा रहा है कि शांति स्थापित होगी और रिलेशंस नॉर्मल हो जाएंगे। काफ़ी दशकों से कॉन्फ्लिक्ट इनमें चलती आ रही है। एक्चुअली एक रीज़न है नागोर्नो काराबैक। ये IAS में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस रीजन से संबंधित कि इन दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है। तो 1980 के दशक से इन दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है। एक्चुअली जो नागोर्नो काराबाक है ये एक माउंटेनियस रीजन है अजरबैजान में। हालांकि इसमें अर्मेनियंस काफ़ी रहते हैं, जो एथनिक अर्मेनियंस हैं। तो अजरबैजान से ये अलग हो गया था और 2023 में अजरबैजान ने फिर से इसमें अपना फुल कंट्रोल कर लिया। तो इसमें ये डिस्प्यूट वगैरह चलती रहती है। विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2025 वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप इन अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया? अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में 2025 विश्व स्कूल टीम चैंपियनशिप में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई वेलामल MHS स्कूल। तो चेन्नई का जो वेलामल MH स्कूल है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2025 वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप में, जो कि अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में हुआ है। इन्होंने अपने 8 के 8 मैच जीत लिए। ये स्कूल चेस प्लेयर्स के लिए जाना जाता है, जैसे डी गुकेश यहाँ से पढ़े हैं, प्रागनंदा पढ़े हैं, वैशाली रमेश बाबू पढ़ी हैं। तो बेसिकली ये चेस से रिलेटेड है ये जो ये वर्ल्ड स्कूल्स टीम चैंपियनशिप हुई है। इन विच स्टेट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द BEML रेल हब? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में BEML रेल हब की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने BEML रेल हब की आधारशिला रखी है। 1800 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है और इसका नाम ब्रह्मा दिया गया है। अगर हम बात करें उमरिया विलेज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये, और ये कोचेस मैन्युफैक्चर करेगी वंदे भारत, अमृत भारत मेट्रो ट्रेन के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु टॉप्ड रन चार्ट्स विद 754 रन्स इन एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी 2025? शुभमन गिल। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल? सेलिब्रेटेड 9th of August. Who was the highest wicket taker with 23 dismissals in Anderson Tendulkar Trophy? Mohammad Siraj. Which railway station has become the first in the Kashmir Valley to be equipped for goods freight transportation? Anantnag Railway Station. The Union Cabinet has approved a total outlay of rupees 6,520 crore for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी सेट्स अमीनो एसिड्स मेक प्रोटीन मॉलिक्यूल? इन द वाइल्ड हाउ मेनी स्पीसीज बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली आर फाउंड इन इंडिया? द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम हैज ड्रॉप्ड टू विच प्लेस इन द लेटेस्ट FIFA रैंकिंग्स? You are registering to vote for the first time.
व्हाट फॉर्म शुड यू अप्लाई टू गेट योर वोटर आईडी, आपको बताने से फॉर्म 6, फॉर्म 7 इस तरह से। वेयर वॉज द राइसोटोप प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।